अभी यहां हमारी एक बेटी ने वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम को लेकर के आपकी एक चीज दूर कर देता हूं, और यह तथ्य मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप किसी के सामने कमजोर ना पड़े। 1937 में मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई, अली मोहम्मद जिन्ना, ये तीनों मक्कार, चारों मक्कार इकट्ठे हुए और इन्होंने, क्योंकि इनके कहने का अंदाज ऐसा होता है ना, हालात बहुत खराब है। वो एक मक्कार मैं समझता हूं कि सुमित्रा जी उसे जानती होंगी पास से, उसको भी पद से उतरते ही डर लगने लगा। उसने उस वक्त कहा कि देखिए साहब, ये जो वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम के अंदर देवी देवताओं के नाम आते हैं। कहां से बात उठाते हैं? वो ये जानते हैं कि जिन नरेटिव से, जिस फिलॉसफी से सनातनी हिंदू के अंदर एक सम्मान का भाव जगेगा, उसको कैसे आपसे दूर किया। और फूल वाले चचा के पास पहुंच गए और ऐसे बात रखी उनके सामने जैसे पता नहीं क्या भयानक काम हो गया, और वो फौरन विचलित हो गए। उन्होंने इनको बुलाया, एक सभा करी और कहा कि आपकी भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए वंदे मातरम के सिर्फ एक स्टेंजा गाया जाएगा, बाकी नहीं गाया जाएगा। यह 1937 की घटना है। मैं आप सब में जितने लोग बैठे हैं, खासतौर से युवा पीढ़ी, एक घटना बताता हूं। 15 अगस्त 1947 की कोई डेट है नहीं, वैसे ये डेट कहीं थी नहीं। 15 अगस्त को जापान के ऊपर इंग्लैंड ने विजय प्राप्त करी थी, तो उन्होंने कहा यही डेट दे दो। आपकी आजादी की असली डेट बताई जा रही थी जून 1948 में, लेकिन 15 अगस्त 1947 को यह झूठी डेट के तहत भी भारत आजाद हो गया। पंडित नेहरू अच्छे काम, डिफिकल्ट काम हमेशा ऐसे आदमी को देते थे जो जानता था कि ऐसे में क्या रास्ता निकाला जा सकता है। उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि जब आजादी की रात में घोषणा हो जाए तो इस संसद के अंदर वंदे मातरम गाया जाएगा, उसका आप इंतजाम कर लीजिए। सरदार पटेल ने खामोशी से उस बात को सुना और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पंडित जी चले गए, अपने काम में बिजी हो गए। और उसके बाद सरदार पटेल ने एक साहब को टेलीग्राम भेजा। वो साहब मद्रास में थे और टेलीग्राम में उन्होंने कहा कि आपको आना है 14 अगस्त की रात में, और 15 अगस्त का जब वो होगा, आजादी की घोषणा होगी, उसके बाद आपको वंदे मातरम गाना है। उस वक्त के लोगों का चरित्र देखिए, आज वो गुमनामी के कहीं खोए हुए हैं। हम ऐसे लोगों की तस्वीर भी नहीं लगाते, ऐसे लोगों की चर्चा भी नहीं करते कभी कभी। अगर उनके वंशज होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि किनके लिए मेरे पिता ने इतना बड़ा काम किया, ये उनको याद भी नहीं करना चाहते। जब उनसे कहा कि आपको आना है और वंदे मातरम गाना है, सोचिए उस आदमी का क्या चरित्र रहा होगा। उन्होंने सरदार पटेल से बात की और कहा कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा। सुमित्रा जी, उन्होंने जब ये कहा तो उन्होंने साथ में ये कहा कि मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा बताइए। तो उस पे उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत की पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मुझे आजाद भारत की पार्लियामेंट में 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। सरदार पटेल ने कहा आप आ जाइए। चचा नेहरू 15 अगस्त को, जो देश में हमारे यहां कॉम्प्लेक्स से, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार ये कांग्रेस के बंधक लोग, उन्होंने जब अंग्रेजी बोली तो ऐसा लग रहा था कि वो एलिजाबेथ से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां के लोग तो बेचारे हिंदी जानते नहीं थे। तो अंग्रेजी में पूरा भाषण दिया और एडविना को भी बताना था कि क्या कर रहा हूं।
और उस पूरे भाषण देने के बाद नीचे उतरे, वो तो बिजी हो गए काम में। सरदार पटेल की तरफ देखा। सरदार पटेल ने जिन साहब को बुलाया था वो उस जमाने के सबसे मशहूर संगीतकार थे। उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर आए, बैठे और उन्होंने राग के माध्यम से 9.5 मिनट में पूरा 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाया। मेरा सवाल आप सबसे है, अगर ये भारत 15 अगस्त को आजाद भी हुआ था, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, 15 अगस्त को भारत की आजाद संसद में जो हुआ है वो मेरे ऊपर मान्य है। 1937 में किससे किसने क्या समझौता किया वो मेरे ऊपर मान्य नहीं है। इसलिए इसको एक एजेंडा बना करके, वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है संभल, वहां पेपरमिंट की खेती बहुत होती है, वहां दंगे बहुत होते हैं। वहीं से एक दंगाई जीत के आता है हर साल, फिर जीत गया है। उसका नाम है शफीकुर रहमान बर्क। जब भी वंदे मातरम पार्लियामेंट में होता है, उठ के सबके सामने से जाता है। आपको एक बात बताऊं, 2014 से उसको पता है कि अगर मैं यहां से उठा जिस दिन वंदे मातरम होना होता है, जब सेशन पूरा होता है, उस दिन को डायरी में लिख लिया, इस दिन पार्लियामेंट नहीं जाना है। यह है आपकी ताकत। इस ताकत को समझिए। आपने मुझे इतनी बड़ी तादाद में आकर के मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे ये लगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ काम की बात कर रहा हूं। अपने शहर में हजारों विक्रम दुबे जैसे एडवोकेट पैदा कीजिए। ये भी कह सकते थे कि मैं वकालत करता हूं, मैंने साइन किए हैं, ये काम नहीं करूंगा। इन्होंने वकालत एक जरिया है, लक्ष्य ये है जो ये कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने मार्कशीट बड़ी बनाई, जिसने मार्कशीट में बड़े नंबर लाए, वर्ल्ड बैंक में नौकरी की, उसने देश बेचा है, बचाया नहीं है। इसलिए मार्कशीट ओरिएंटेड देश आंकड़ों के खेल में फंस सकता है। पहली बार आपने देश उस आदमी को दिया है जिसके पास मार्कशीट ही नहीं है। इसलिए मेरी विनती है, आखिरी बात आपके इस शहर, इस राज्य के वजीर आला से कहना चाहता हूं, 3 बार आप जीते, चौथी बार आप नहीं जीते, लेकिन फिर भी जीत गए। ये सारी जीतें किसी रिकॉर्ड में लिखने के लिए नहीं है कि हम 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। ये रिकॉर्ड में जब ही आएगी जब इस मध्य प्रदेश की धरती पर धार नाम की जगह का निपटारा होगा। ये बार बार
नहीं, इस राष्ट्र को खंडित करने वाले जितने भी कार्य हैं, आपको अब इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। दुनिया आपको याद रखेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस दिन भी इस राष्ट्र की असीमता के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर चोट करने वाली चीजों को अगर आपने समाप्त नहीं किया, लोग आपको याद नहीं रखेंगे। सरकार चुनाव हारने से भी चली जाती है, एक बार इसी पे दांव लगा के देखो। तय करें कि स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाना है कि एक मुख्यमंत्री 3 बार चुनाव जीता, ये किताब में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर सदियों तक पढ़ाया जाए, लोगों के मन मस्तिष्क में रहे, तो जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस धार के अंदर जितनी भी नाजायज चीजें हैं उनको एक रात में समाप्त कीजिए। ये बार बार आपको मैंडेट नहीं दिया जाएगा।